बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जिस पे बात होगी वो है फ्लुएंसी डिसऑर्डर, और फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स की कैटेगरीज़ में आज बात होगी स्टटरिंग के ऊपर। इसमें 5 चीज़ें देखेंगे। स्टटरिंग क्या है, इसकी साइन एंड सिम्टम्स क्या होती हैं, इसकी रीज़न्स क्या हैं, ये एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के ऊपर क्या इम्पेक्ट डालता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और इसकी मैनेजमेंट क्या हो सकती है। फ्लुएंसी का मतलब तसलसल के साथ अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना, बग़ैर किसी रुकावट के बात के तसलसल को जारी रखना, बात को तसलसल के साथ ख़त्म करना, ये फ्लुएंसी होती है, जिसके अंदर हम आसानी के साथ अपनी बात को बोल सकते हैं, हमें किसी किस्म की दिक्कत नहीं होती, और एक ख़ास पैटर्न के अंदर अपनी जो आवाज़ है, अपनी बात है, उसका रिदम, उसकी रेट ऑफ स्पीच जो है, उसको एक ख़ास तरीके के साथ ख़ास रिदम में लेके चलते हैं। इसको हम फ्लुएंसी कहते हैं। अगर ये चीज़ डिसरप्शन का शिकार हो जाए, जिसमें रिदम टूट जाए, जिसके अंदर फ्लुएंसी जो है वो कट ऑफ हो जाए, इसके अलावा हमारी आवाज़ को बोलने में हमें मुश्किल और दुश्वार हो जाए, तो ये डिसफ्लुएंसी में शामिल हो जाता है। स्टटरिंग एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो इंडिविजुअल इसमें सफ़र कर रहा होता है, वो अपनी बात को एक तसलसल के साथ जारी नहीं रख पाता, और वो अपनी बात को दूसरे लोगों पर से अच्छी तरह से कन्वे नहीं कर पाता है। इसमें 2 तरह के बिहेवियर होते हैं, एक को हम कोर बिहेवियर कहते हैं और एक को हम सेकेंडरी बिहेवियर कहते हैं। कोर बिहेवियर के अंदर डिसफ्लुएंसी, आवाज़ का रुकावट, जिसमें वो मिसाल के तौर पर अब बात करते हुए आवाज़ को लंबा कर देना, वर्ड को लंबा कर देना, सेंटेंस को लंबा कर देना, और इंटरजेक्शन, जैसे बात शुरू करने से पहले एक ख़ास तरह का बिहेवियर होता है। अगर हम उसको वर्ड की लेवल की बात करते हैं, तो जैसे बिल्ली, बनाना, ये वर्ड लेवल की बात है। अगर हम इसको सेंटेंस लेवल की बात करेंगे, मुझे खाना चाहिए, इस तरह से अगर इस बात शुरू करने से पहले मैं स्कूल जाऊंगा, तो इस तरह के जो बिहेवियर हैं वो शो कर रहा होता है, तो ये कोर बिहेवियर हैं, इस तरह के बिहेवियर शो करता है। सेकेंडरी बिहेवियर, इस एंग्जाइटी को ओवरकम करने के लिए सेकेंडरी बिहेवियर जो है वो वहाँ पर ज़ाहिर होते हैं, जो हैं वो नमूदार होते हैं, जिसमें आई ब्लिंकिंग है, आंखों को बार बार झपकना है, दूसरे लोगों से आई कांटेक्ट को चुराना है, हम जो पाँव है वो बार बार ज़मीन पर मारना है। इसके अलावा बार बार जो है बात करते हुए एक जो मुंह है उसको झटका देना है, इसके अलावा उसका जो सर है उसको हिलाना है, और एफर्टफुली एक तरह से इनके वो ज़ोर से लगाकर अपनी बात को बोलने की कोशिश कर रहा है। तो ये मेन जो हैं उसके बिहेवियर होते हैं, जो कि एक स्टटरिंग के अंदर जो इंडिविजुअल है वो शो करता है, और ये बिहेवियर ख़ुसूसन 6 माह तक परसिस्टेंटली मौजूद होने चाहिए, और इसको हम डिसफ्लुएंसी का डिसऑर्डर्स का नाम देते हैं। हेरेडिटी है, जेनेटिक के अंदर ये मौजूद होता है। अगर एक पेरेंट इस डिसऑर्डर्स का शिकार है, तो इसमें करीबन 60 to 70% चांसेस होते हैं कि जो बच्चा पैदा होगा वो भी इस डिसऑर्डर्स का शिकार होगा, उसके अंदर ये डिसऑर्डर जो है वो मौजूद होगा जेनेटिकली। इसके अलावा ऑर्गेनिक तौर पर भी आ सकता है। अगर कोई गिर गया है, किसी का हादसा हुआ है, उसकी वजह से जो ब्रेन है, अगर उसको ब्रेन इंजरी हुई है, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप के फंक्शनिंग जो कर रहे होते हैं। इसके साथ कम्युनिकेशन का एक ख़ास एरिया है। अगर उसमें से ख़ुसूसन वो एरिया जो कि साउंड प्रोडक्शन में, स्पीच प्रोडक्शन के अंदर उसका किरदार है, अगर वो डैमेज हुआ है तो वो भी रीज़न हो सकता है। इसके अलावा पर्सनैलिटी फैक्टर्स भी होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, इसके अलावा स्कूल फैक्टर्स हैं, पीर ग्रुप के अंदर है,
और इस तरह के रीज़न जो हैं वो बन सकती हैं। और हो सकता है बच्चे उसको तंग करें, अगर वो बात करता है बार बार उसको टोका जा रहा है, उसको बार बार बात करने से रोका जा रहा है, वो इमोशनली प्रॉब्लम के साथ है, तो ये इसकी रीज़न्स में शामिल हो सकता है। बुलिंग ये है कि स्कूल के अंदर उसको मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाएगा, उसको डिफरेंट अलकाब दिए जाएंगे, बार बार उसे तंग किया जाएगा, उसे ताने दिए जाएंगे, बुलिंग किया जाएगा, तो ये इम्पेक्ट डाल सकता है उसके ऊपर। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आएंगे क्योंकि उसके अंदर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फेयर, इसके अलावा उसके अंदर सेल्फ़ एस्टीम लो हो जाना, ये इस तरह के जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं वो आना शुरू हो जाएंगे और वो डिप्रेशन का शिकार होकर किसी न किसी मज़ीद प्रॉब्लम का शिकार रहेगा। उसकी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, जहाँ पर जॉब करता है वहाँ पर उसको बुली किया जाएगा, उसकी वर्क परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि वो अपनी बात कभी कहीं प्रेजेंटेशन देनी है तो उसको फेस नहीं कर पाएगा, जो वहाँ पर रीज़न्स की वजह से, अपने स्टैमरिंग की वजह से ये इम्पैक्ट आ सकता है उसके ऊपर। क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर उसकी जो लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा, हैप्पीनेस, क्योंकि वो सोसाइटी के अंदर उस तरह से लोग उसे वेलकम नहीं कहेंगे, तो इसकी वजह से उसकी जो वेल बीइंग है वो इफ़ेक्ट होगी और वो अपनी डिप्रेशन का शिकार होकर अपने अंदर जो है अपने आप को कोसता रहेगा। और इस तरह से उसकी जो बहुत सी रिसर्चेज ये बताती हैं, जो लोग इस डिसऑर्डर्स में होते हैं वो अपने आप को, अपनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको मेंटेन नहीं रख पाते, उनकी जो फीलिंग्स हैं, अपनी उनकी खुशियाँ हैं वो बिल्कुल उस तरह से फील नहीं कर पाते जिस तरह से उनको करना चाहिए होता है। ये इनकी लाइफ के ऊपर इम्पेक्ट आ सकते हैं और वो इसको बेहतर तरीके से, लाइफ को ठीक तरीके से गुजारने के काबिल नहीं रहते। अगर अब हम बात ट्रीटमेंट की करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए आपको कंसल्ट करना चाहिए, स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। वो उस बच्चे की जो कंडीशंस है उसको असेस करेगा, असेस करने के बाद उसको एक ट्रीटमेंट प्लान बनाएगा। ट्रीटमेंट प्लान बनाने के बाद आपके साथ पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को लेके जाएं, उनका जो प्रोग्राम वो आपको देते हैं आप उसको फॉलो करें, बच्चे के साथ जो है वो बिहेवियर अपना ठीक रखें, अपने बच्चे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करें, बच्चे के साथ अपने आप को ओपननेस करें, उसकी जो इश्यूज़ हैं उसके साथ कहीं कोई इशू आ रहा है उसको सॉल्व करें, उसके साथ इमोशनल सपोर्ट है वो करें। तो इस तरह से जो बच्चा है इस डिसऑर्डर से निकल कर अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाएगा।